हेलो गाइस, आज मैं फिर से आपको कल 75 नंबर का क्वेश्चन का मैंने आपको बोला था कि आप आंसर हमें बताइएगा, लेकिन कमेंट में। तो आज उसका आंसर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, चुंबकीय निरक्षीय पर और प्रत्येक स्थान पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको सी दिख रहा है 75 का, ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं 76 नंबर। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे लेंज, बी में फेराडे, रूकॉर्फ और फ्लेमिंग। तो ये जो ऑप्शन आपको बी दिख रहा है फेराडे, ये राइट होगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आज। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न, यहाँ पे देखिए बालक लिखा गया है तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि आपेक्षिक गति हो, केवल चुंबकीय गति हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबकीय तथा चालक दोनों गतिशील हो, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक क्या हो, गति हो। तो ऑप्शन जो आपका डी दिख रहा है 77 का, ये आंसर सही होगा। ठीक है, अब देखिए 78 में, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है आवेश, धारा, संवेग, ऊर्जा। तो ये किसका होगा, ऊर्जा का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो डायनमो है 79 नंबर में, क्या है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर और प्रेरित चुंबकत्व पर। तो प्रेरित विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ठीक है, इस तरह से 79 का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब आप 80 नंबर में देखिए। 80 नंबर में क्या बोल रहा है, स्वप्रेरक का एसआई मात्रक। देखिए ऑप्शन में क्या है, कूलम, वोल्ट, ओम, हेनरी। तो ये क्या होगा, हेनरी होगा। स्वप्रेरक तो है, तो स्वप्रेरक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, ये 80 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, अन्योन प्रेरण का मात्रक वेबर, गॉस, ओम और हेनरी। इसका भी क्या होगा, हेनरी होगा। ठीक है, 81 का। अब देखिए आप 82 में देखिए, 82 में क्या है, प्रेरकत्व एल में बहने वाली धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये मिस हुआ है, होती है। ऑप्शन देखिए, शून्य, हाफ एल आई का स्क्वायर, हाफ आई एल का स्क्वायर, हाफ एल स्क्वायर आई स्क्वायर। तो ऑप्शन जो आपको बी दिख रहा है ना, ये राइट होगा। ठीक है, अब 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एल लंबाई का चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेग से गतिशील है। क्या बोल रहा है, एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेग से गतिशील है, तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो यहाँ पे होगा टी भी और हाफ टी भी बी शून्य, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ टी का स्क्वायर भी बी। तो ऑप्शन जो आपको 83 है, 83 का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सी नंबर, मतलब क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 84 का, 84 में क्या है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। पूरा चक्र बोल रहा है, जो उसका जो चक्र होता है ना, ये चक्र उसका इस तरह से होता है प्रत्यावर्ती धारा का। जैसे ऐसे हो गया तो ये हाफ हो गया, और एक पूर्ण चक्र हो गया, तो जहाँ से निकला वहीं भी जाकर क्या हुआ, ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका पूरा चक्र में शून्य रहेगा, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का। अब 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है शून्य, आई नोट भी स्क्वायर, आई नोट रूट भी, 2 आई नोट बाय पाई, 2 आई नोट बाय 2। तो ऑप्शन जो आपको 85 का दिख रहा है आपको, 2 आई नोट, क्या लिखा है, 2 आई नोट 85 ना है, 2 आई नोट बाय पाई आपको सी में दिख रहा है ना, तो ये होगा आंसर। ठीक है, चलिए आप 86 नंबर देखिए, यदि किसी 86 आपको नहीं दिख रहा होगा, 86 में देखिए, बोल रहा है कि यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान 6 हो तो वर्ग माद मूल मान होगा 6, मतलब 6 है, 6 है, 6 हो तो ई नोट बाय 2 ई नोट
और ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट का स्क्वायर बाय रूट टू। तो आपका जो ऑप्शन ये होगा सी नंबर, ये राइट होगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्गमान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। तीनों का बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्गमान और शिखर मान का अनुपात होगा। ठीक है, 86 है ये। 86 का देखिए 1/√2, 2√2, ई नॉट बाय रूट टू, टी एन जेड। तो ये क्या होगा 1/√2 होगा, जो ऑप्शन आपको ए दिख रहा है। अब देखिए प्रतिघात का मात्रक होता है फैराडे, महो, ओम, एम्पियर। तो क्या होगा प्रतिघात का क्या होगा, जो प्रतिरोध का होता है वही क्या होता है प्रतिघात का, तो ओम होगा। ठीक है, अब देखिए आपका ये 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर में बोलता है कि तप तार एमीटर, क्या बोल रहा है, तप तार एमीटर मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है। तो ये देखिए उच्च मान, औसत मान, मूल औसत, वर्ग मान, कोई नहीं। क्या बोल रहा है, और फिर से देखिए ऑप्शन में उच्च मान, औसत मान और औसत, मूल औसत, वर्ग मान और कोई नहीं। तो ऑप्शन जो आपको सी दिख रहा है ना, ये राइट होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है आर प्लस ओमेगा एल, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल, रूट अंडर आर प्लस ओमेगा एल। अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जो थोड़ा ऑप्शन आपको क्लियर नहीं दिखता होगा तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा। ठीक है, आप इस तरह से, तो ऑप्शन जो डी दिख रहा है ना उसको आप टिक मार लीजिए। अब देखिए एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, क्या बोल रहा है, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक। तो देखिए आर प्लस ओमेगा एल बाय आर, रूट अंडर आर प्लस ओमेगा एल 1/r डी, आर बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपको डी होगा ये राइट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युतवाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा साइन फाई, कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई, टेन फाई। तो आपको जो टेन फाई दिख रहा है ये सही होगा। अगला नंबर देखिए 94, यदि किसी डायनमो के आर्मेचर की परिक्रमण चाल दुगुनी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा आधा हो जाता है, दुगुनी हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है 94। 94 का क्या हो जाएगा, जो दुगुनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा दुगुनी। ठीक है, अब देखिए 94, 95। अब 95 नंबर देखिए, 95 नंबर में आपको लिखा है कि ट्रांसफार्मर व अन्य, क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत चुंबकीय युक्ति में प्रयुक्त क्रोड पटलित इसलिए होती है कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़े, क्रोड की चुंबकीय संतृप्ति का स्तर बढ़े और क्रोड का आविष्ट चुंबकत्व घटे, क्रोड में भंवरधारा घटे। क्रोड में जो क्या हो जाएगा भंवरधारा घटेगा ऐसा करने से। ठीक है, अब देखिए 96 नंबर, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति होगी। क्या बोल रहा है, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति होगी, कर शून्य होने की आवृत्ति होगी। तो 25, 50, 100 और 200। तो यहाँ पे क्या होगा 50 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरणें, नीले प्रकाश की, अवरक्त किरणें की, पराबैंगनी किरण की। तो यहाँ पे जो 97 में दिख रहा है आपको, 97 में क्या होगा गामा किरणें की। ठीक है, आवृत्ति की बात होगी तब। अवरक्त किरणें के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है, देखिए कौन कांच, क्राउन कांच, रॉक साल्ट, पीलपट कांच और क्वार्टज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रॉक साल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए पराबैंगनी बोल रहा है कि पराबैंगनी किरणें को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे, क्वार्टज का, कांच का, कैल्साइट का, उच्च घनत्व वाले का। तो किसका, क्वार्टज का। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आपका 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 का, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है पोलराइड, अवरक्त, पराबैंगनी
पराबैंगनी पराबैंगनी साधारण, तो यहाँ पे अवरक्त होगा। क्या होगा? अवरक्त होगा। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिक न्यूनतम होती है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें। तो तरंगदैर्घ्य जब बात आती है तो क्या हो जाएगा? पराबैंगनी क्या बोले? गामा किरणें का। पराबैंगनी भी ठीक मार रहे थे, सॉरी। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग लाल, पीला, नीला, पीला, लाल, नीला, नीला, पीला, लाल और नीला, लाल, पीला। तो ये जो होगा आपको डी, नीला, पीला, लाल होगा। ये सही है। अब देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है माइक्रो तरंगे की, लाल प्रकाश की, पराबैंगनी विकिरण की, गामा किरणें की। तो इसमें जो होगा सबसे अधिक का जब बात आता है तो यहाँ पे होगा माइक्रो तरंगों की। क्या? किसका? माइक्रो तरंगों की। अब आपको 103 हो गया। अब 104 नंबर देखिए। 104 में देखिए कि एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। क्या बोल रहा है? एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। देखिए अप बराबर 1/√100 LC, एफ बराबर 1/2 पाई√100 LC, एफ बराबर 1/√LC, एफ बराबर 1/4 पाई√LC। तो ये जो आपको बी दिख रहा है ना, ये राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो आपका ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, उसके बाद केवल उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों के द्वारा। तो हम किसके साथ जाएंगे? तीनों के साथ जाएंगे। अब देखिए वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से कोई नहीं। तो क्या होगा? अवतल दर्पण से। अब देखिए एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अवतल अपवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर और डी में क्या है? प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। तो प्रकाश के रेखीय प्रसार पे, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 108। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, व्यतिकरण और परावर्तन। तो ये 108 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे? अपवर्तन। क्या बोलेंगे? अपवर्तन, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर 109 में देखिए 109 में बोल रहा है कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी क्या कहते हैं पारदर्शिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलता है? वेग, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। कौन नहीं बदलता है? वेग, तीव्रता और आवृत्ति। तो इसका जो आवृत्ति है वो नहीं बदलेगा और सब बदल सकता है। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो आपको देखिए ऑप्शन में देखा A/N/G बराबर AN/W गुना AN/WN/G। ये इस तरह से आपको ऑप्शन सब दिख रहा होगा। तो ऑप्शन जो ए इसका दिख रहा है ना, इस तरह का अगर दिखेगा तो ये सही है। अब देखिए जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो ऑप्शन देखिए ए 2 1/2, बी में 9/8 और डी में क्या है 8/9। तो ये 8/9 होगा। इसका आपको फॉर्मूला हम बता चुके हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लाल, अब बोल रहा है तालाब की तली कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, इसका कारण है। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का विवर्तन। तो आपको 111 बता चुके हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है ये ना। तो 112 में क्या हो जाएगा? ये प्रकाश का अपवर्तन, किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन। तो देखिए 113 में देखिए किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो ऑप्शन में है परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी में क्या है विवर्तन। तो ये जो आपको ऑप्शन सी दिख रहा है ना, ये राइट होगा। अब देखिए
15 13 तक हो गया ना। अब देखिए क्रांतिक कोण संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है 0 डिग्री, 57 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये 114 में जो आपको 90 डिग्री दिख रहा है ना सी में, ये राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, 1/10 थीटा, क्या होगा कोसेक थीटा होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा यदि जबकि किरण जाती है कांच से पानी में, कांच से वायु में, हीरे से वायु में, पानी से वायु में। तो ये जो ऑप्शन होगा कांच से कहाँ जाएगा, पानी में। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका ये राइट होगा। अब 116 हो गया। अब 117 देख लेते हैं। 117 में क्या बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस के उपराधर मतलब अपर हाफ को काले रंग से रंग दिया गया है तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का या की आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, तीव्रता कम होगी, कोई नहीं, तो तीव्रता कम होगी। ठीक है। अब देखिए कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह होता है एफ से बड़ी हो जाती है, एफ से छोटी हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, और डी में क्या है, कोई नहीं, अपरिवर्तित रहती है, डी में कोई नहीं। तो आप 118 में देखिएगा तो सी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। 119 देखिए, 119 में बोल रहा है कांच का एक उत्तल कांच अपवर्तनांक बराबर n है। तो कांच का एक उत्तल लेंस n1 अपवर्तनांक वाले द्रव में डूबा है। अब यदि प्रकाश का समांतर किरण पुंज लेंस से गुजरने के बाद अपसरित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो n1 ग्रेटर देन n, n1 लेस देन n, n1 बराबर n, और d पानी से वायु, तो n1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन n होगा। ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ये राइट होगा। अब देखिए बोल रहा है ऑप्शन में कि समान वक्रता त्रिज्या वाले एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। फोकस दूरी यहाँ पर ऐसे होगा, f होगा। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तल द्वारा उसे दो समान समोत्तल लेंसों में विभाजित किया जाता है। तो इनमें से प्रत्येक समोत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान f होगा, जहाँ f बराबर क्या होगा, f बराबर 2f, f बराबर f, और यहाँ पे भी होगा f बराबर f/2, और d f बराबर 4f। तो यहाँ पे f बराबर जो 2f होगा ये राइट होगा। अब देखिए 121 नंबर क्वेश्चन में आप आएंगे। 121 में कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, यदि किसी लेंस की दूरी मीटर हो, f मीटर होगा, यहाँ पे किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा 1, देखिए f डायोप्टर 1/f डायोप्टर, f1 माइनस f डायोप्टर 100/f डायोप्टर। तो ये जो आपको b होगा ये राइट होगा। ठीक है। अब देखिए एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता होगी, कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। तो ये 122 नंबर क्वेश्चन है। तो बोल रहा है तो इसको जब कीजिएगा ना तो आपको 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि डायोप्टर में है, डायोप्टर में तो हमेशा मीटर में होता है, तो इसीलिए 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है। 20 सेमी और 40 सेमी की फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता होगी +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, 13.5 डायोप्टर, -13.5 डायोप्टर। तो ये जो आपको सी दिख रहा है ना आंसर, ये राइट होगा। अब देखिए 24 नंबर 124, यदि समान फोकस दूरी ऐप के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रहे हो तो उसकी संयोग फोकस दूरी होगी, संयुक्त फोकस दूरी। तो क्या होगा, f बराबर ए में देखिए f, b में क्या है 2f, और c में f/2, और d में क्या है 4f। तो ये जो 124 का आप सी जो दिख रहे हैं ना
F2 ये सही है। जब F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी होती है। 125 में ये क्वेश्चन है। जब F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन में आपको इस तरह से दिख रहा है, सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो F1 इंटू F2 बटा में F1 प्लस F2 माइनस डी। तो ऑप्शन जो सी में आपको दिख रहा है इस तरह से है, तो ये राइट होगा। अब देखिए आपको राइट क्वेश्चन तो ये दिख गया। अब देखिए ये 26 नंबर है, 126। देखिए दो उत्तल लेंस पर परस्पर संपर्क में रखे हैं। समतुल्य लेंस होगा उत्तल, अवतल और समतल और बेलनाकार। तो ये क्या होगा? उत्तल होगा। ठीक है। एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन छोड़ दिया क्या? हाँ, ऑप्शन छोड़ दिया। ए में 4f से अधिक, 4f से कम, 2f के बराबर और 4f के बराबर। तो ये 127 नंबर क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या होगा? 4f के बराबर। डी नंबर जो हो ये आंसर सही है। एक द्विउत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित हो कहाँ? प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच, फोकस पर, f तथा 2f के बीच, अनंत पर। तो ऑप्शन जो ए आपको दिख रहा है ये राइट होगा। ठीक है। अब देखिए 128 तो क्वेश्चन हो चुका है। अब लास्ट, ये पेज का लास्ट ये होगा। अब 29 में देखिए, 29 में क्या है कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी और 15 सेमी है। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, तो ये होगा 12 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, सही है। एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेमी है तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगी? तो बोल रहा है उस लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगी। तो देखिए 120 सेमी, 40 सेमी और 10 सेमी और डी अनंत। ये डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितना, कम से कम दूरी? तो 25 सेंटीमीटर। ये तो किसी को ही पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है वो आपको बताना है। अब देखिए इसमें ये 133 नंबर का क्वेश्चन है। 133 में क्या लिखा है? काल्पनिक व सीधा, बी काल्पनिक व उल्टा, सी वास्तविक व सीधा और डी वास्तविक व उल्टा। तो आपको 133 का काल्पनिक वो क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है। अच्छा 132 का आंसर नहीं दिए हैं क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, क्या बोला? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो डी होगा 1 प्लस डी बाय एफ। ठीक है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन 134। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है। 134 बढ़ती है, घटती है और क्या कहते हैं शून्य हो जाती है और उसके बाद क्या है अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ये ए नंबर जो आपको दिख रहा है ना, ये बढ़ती है। ठीक है। 35 में आइए, 135 में देखिए बोल रहा है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा। तो आभासी व उल्टा हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि किसी दूरबीन की अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेमी तथा 2 सेमी है। तो इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता होगी, इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता 2, ऑप्शन में ए देखिए, ए नंबर 2, बी में 10 और सी में 20 और डी में क्या है 22 सेंटीमीटर। तो आपका जो 136 का होगा ये बी 10 सेंटीमीटर होगा। सही है। 137 देखिए कि एक दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 7 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन के सेम ही लगभग है।
सेमी है और 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो नेत्रिका की फोकस दूरी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन में ए दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता। तो अबिंदुकता होगा। एक बार ऑप्शन फिर से क्वेश्चन सुनिए कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। तो वो अबिंदुकता होता है कि ताक रहे हैं किधर और देख रहे हैं किधर, इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से आपका 138 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज दूसरा सेट में। आप इस क्वेश्चन को देखिए और इससे अधिक लाभ उठाएं और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।